नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आज मैं हूं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अच्छा, लखनऊ में आओ और सलीके के लोगों से ना मिलो तो फिर मज़ा नहीं आता। मेरे साथ मौजूद हैं आबिद हुसैन साहब, पत्रकार हैं, वकील हैं और नेता भी हैं। कांग्रेस से जुड़े रहे बहुत लंबे समय तक। तमाम तरह के अल्फाज, तमाम तरह के शब्दों, तमाम तरह की विचारधाराओं के साथ राजनीति की। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, सबसे पहला सवाल आपसे जी बात तो बहुत सारी हुई, जी कोई एक ऐसा वाकया आपको याद आता हो अपने अभी तक के जीवन का, जिससे आने वाली पीढ़ियां, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी होती है, लेकिन आज राजनीति में शायद मेरे ख्याल से वो संवेदनाएं नहीं रह गई जो आप लोग लेके आए थे। तो कोई मैसेज दें और उससे जो आप वाकया बताएं उससे कुछ सीखें लोग। देखिए, ज़िंदगी में मेरे 52 साल तो राजनीतिक हो चुके हैं, उम्र की 72वें पड़ाव पर हूँ। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में छुटपने से हमारे फादर और मदर ने जो हमें तरबियत दी, इन्हें जो एजुकेट किया, उसमें 3-4 चीज़ें बताई। साफ, सच और तहजीब, इन 3 चीज़ों को जहन में रखो। साफ रहो, सच बोलो और तहजीब को क्रॉस न करो। हर एक की एक बाउंड्री लाइन होती है और उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। जो सच आज के ज़माने में, पहले के दौर में तो सच सच ही के लिए बोला जाता था। अब आज के ज़माने में सच बोलने वाले कहीं ना कहीं एम्बैरस फील करते हैं, क्योंकि सच हर जगह सच नहीं होता है। हम किसी को झूठा कहें, ये तहजीब के खिलाफ है। सच नहीं बोल रहा है, ये उसकी मर्जी के खिलाफ है। और अगर सच्चे की बात को हम इग्नोर करें तो उसकी दिलाजारी, यानी दिल दुखे। लेकिन सच्चाई में जितनी ताकत है, सिंसियरिटी में जितनी ताकत है, मैनर, एटिकेट और तहजीब में जितनी ताकत है, वो कभी मरेगी नहीं। ना आज मरी है, ना कल मरेगी, ना हमारे बाद नई जनरेशन जब पैदा होंगी तो नहीं मरेगी। वो दौर अलग है कि 3-4 चीज़ों में बदलाव आया है, तहजीब में आया है, पहनावे में आया है, खान पान में आया है, लेकिन सिंसियरिटी तो हर दौर में मानी जाती है अच्छी। हम अगर स्कूल जाते हैं तो पढ़ाई में सिंसियर रहना चाहिए। हम घर के अलावा अपने अजीज दोस्त रिश्तेदारों में जाएं तो छोटे बड़े का लिहाज करके उससे तहजीब से पेश आएं। इस मैनर्स को हमेशा अडॉप्ट करना चाहिए। हम अगर सियासत में जाएं तो हम पहले तो अपनी ज़मीर को टटोलें कि हमारा ज़मीर, मॉरल, हमें अगर ये इस बात के लिए ज़ोर देता है कि हम किसी पार्टी या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएं, तो हम देखें कि आज के ज़माने में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें आइडियल कौन सी है। तो आइडियल तो आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है कि कहीं आइडियोलॉजी 100% मिल जाए। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हम 80%, 90% ऐसी पार्टी को पसंद करें जाएं जिसमें आइडियोलॉजी भी है, जो मुल्क के लिए बेहतर सोचती है, जो मुल्क के अंदर रहने वालों के लिए बेहतर सोचती है, जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर डेवलपमेंट के लिए अच्छा सोचती है, जो अपने यहाँ डेवलपमेंट के साथ नेक्स्ट जनरेशन के लिए फ्यूचर बहुत अच्छा हो, उस फ्यूचर के सिलसिले में उनकी प्लानिंग क्या है। इसीलिए प्लानिंग कमीशन बना था कि 5 इयर्स प्लानिंग पूरे देश की तरक्की के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, हर चीज़ के लिए होती थी। अब उस प्लानिंग कमीशन का तो कहीं नाम ही नहीं सुनने को मिलता, और अगर सुनता भी है तो हमारे यहाँ जो अथॉरिटीज़ बन गई हैं कि जो चीफ मिनिस्टर लिख दे वो सही, जो कह दे वो सही। एक दौर था जो मेरे ख्याल में और मेरी नॉलेज में है कि जब चीफ मिनिस्टर के लिखे हुए बातों को अगर चीफ मिनिस्टर से कोई समझदार आदमी, चाहे वो वकील हो, चाहे नेता हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो पार्टी का आदमी हो, लेकिन अगर वो समझाता था कि साहब ये फैसला जो हुआ है उसमें ये कमी है और ये देश हित में या प्रदेश हित में या जनहित में नहीं है, तो बड़े लोग उस बात को रद्द भी करते थे। अच्छा अभी साहब, कोई ऐसा वाकया आपको याद आता हो जब ऐसा कुछ हुआ हो कि मुख्यमंत्री ने कोई फैसला ले लिया हो, और क्योंकि आप राजनीति करते रहे, कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक राजनीति की। मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूंगा, कांग्रेस में बड़े लंबे समय तक सक्रिय हैं और 2 प्रदेश अध्यक्ष, 2-3 प्रदेश अध्यक्षों के साथ काम किया। बहुगुणा जी जैसे मुख्यमंत्रियों को नज़दीक से देखा मैंने। बहुगुणा जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीर बहादुर, नरेंद्र तिवारी, श्रीपत मिश्रा और फिर नरेंद्र तिवारी, मैंने बहुत से चीफ, ये हमने सिर्फ कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर बताए हैं। इसके अलावा अपोजिशन पार्टी के भी चीफ मिनिस्टर जो रहे हैं
वो तो प्रदेश में रहने वाले जनता के हित में की बात करते हैं। उनसे भी हमारी मुलाकातें, डेलीगेशन, बातचीत हुई है। यही नहीं, केंद्र में जो प्रधानमंत्री गुजरे कांग्रेस के अलावा जो प्रधानमंत्री दूसरे दलों के गुजरे, उनसे भी मैंने, गुजराल हों चाहे और तमाम, चौधरी चरण सिंह हों चाहे वो हो चंद्रशेखर जी हों, चाहे वीपी सिंह हों, चाहे मतलब हम कितने नाम बताएं, हम सारे लोगों के नाम गिनाने लगेंगे तो काफी वक्त निकल जाएगा। सर अपने उसे वापस लौटते हैं। कोई ऐसा वाकया याद आता हो कि मुख्यमंत्री फैसला ले चुका हो और आपने जाके गुजारिश की हो और बदला गया हो? हाँ, ऐसा हुआ है। और ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट के बातों को अगर हमने उनको कन्विंस किया कि ये फैसला आपका जनहित में नहीं है और इसका मिसयूज आपके, क्या वाकया था? कौन से मुख्यमंत्री थे? अब देखिए, अगर नाम और हम उनका बात करेंगे तो जरा सा अच्छा नहीं होगा। वो जीवित नहीं है। अगर जिंदा होते तो मैं नाम लेता, ताकि वो सुनते तो उनको एहसास होता कि उन्होंने क्या गलती की। लेकिन मरने के पश्चात अगर हम उनका नाम लें, हमारे कांग्रेस पार्टी के भी रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि अपोजिशन के चीफ मिनिस्टर रहे, हमारे कांग्रेस पार्टी के भी रहे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। हमने उनसे डेलीगेशन लेके मिला और मिलने के बाद हमने माइनॉरिटी राइट पर, देखिए हमारे जो अप्रोच का जो नजरिया हमेशा रहा वो कंट्री इंटरेस्ट का रहा, एजुकेशन का रहा और जो नेशनल इंटीग्रेशन का रहा। ये नहीं रहा कि हमारे किसी से बहस इस बात पर हो जो एंटी नेशनल हो। हमने कभी एंटी नेशनल, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नहीं, मैंने 8 तो प्रदेश अध्यक्ष देखे, 3-4 अध्यक्षों में मैं पदों पर रहा, वाइस प्रेसिडेंट कंट्रोल करके 2 मरतबा अपने सलमान खुर्शीद साहब सेंट्रल में मिनिस्टर भी रहे और यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष रहे उनके साथ रहा, अरुण कुमार सिंह मुन्ना साहब के रहा, श्रीपद जायसवाल जी के साथ रहा और एक और क्या नाम था, निर्मल खत्री, बहुत से लोगों के साथ रहा। कांग्रेस के इंटरेस्ट हमने आपका सवाल अगर ये होता कि आपने इतने दलों में कांग्रेस को क्यों चुना, तो हम उसका जवाब बहुत आसानी से दीजिए। आप सवाल भी कीजिए। देखिए, यहाँ पर जितनी पार्टियां होती हैं देश के अंदर, जितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कोई पार्टी ये थोड़ी कहती है कि हमारे उसूल खराब हैं, कोई ये थोड़ी कहती है कि हम पर्सनल हित के लिए आए हैं। लेकिन जो नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल डेवलपमेंट, कम्युनल हार्मोनी और इंटरनेशनल कंट्री और स्टेट की बढ़त के लिए सोचती है, वो असली पार्टी है। जाती तौर पर जो लोग सोचते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर रहा तो मैं लफ्ज जो है वो गलत है। मैं किसी इंसान की पसंद नहीं, उसे प्राउडी वर्ड कहा जाता है। मैं ये नहीं कहना चाहिए। वो एक जमाने में चीफ मिनिस्टर ये महसूस करते थे कि वो जनता के सेवक बन के आए हैं, मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो मुख्यमंत्री का काम बच्चों की एजुकेशन से लेके, उनकी सेहत से लेके, लॉ एंड ऑर्डर से लेके, स्टेट के डेवलपमेंट से लेकर, डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट से लेकर, डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने से लेके, कम्युनल हार्मोनी को बनाए रखने के लिए, और तमाम ऐसी चीजें हैं जो गिनवाना जाऊंगा तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा, मुझे मेरे जहन में है। अभी साहब अब छोटा करते हैं। अच्छा, कांग्रेस आज जिस धरातल पर खड़ी है, जिस स्थिति में है, देखिए ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लोकतंत्र में जब जनता किसी को नकारती है तो स्वाभाविक तौर पर सर पे बिठाती है तो बहुत अच्छे से बिठाती है, और जब उतारती है तो बहुत अच्छे से उतार भी देती है। तो कांग्रेस की ये जो स्थिति हुई है, इस स्थिति के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जिम्मेदार की जहाँ तक ताल्लुक है, ये फैसला आज 14, 15, 16, 18 बरस के बच्चे से अगर ये बिठा के पूछिए कि देश के इंटरेस्ट में कौन सी पार्टी अच्छी है, तो वो ये कहेगा कि वो पार्टी जिसने देश को आज़ादी दिलाई, जिसने देश को धीरे धीरे सब कुछ दिलाया, देश की तरक्की सोची और देश में तरक्की हुई और हुई है, ये बात सच है। एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट जितना हिंदुस्तान में हुआ है, बहुत कम मुल्कों में हुआ है। रास्ते खोले गए हैं। ये जो दुनिया में हम आज सारी दुनिया से जो बात कर रहे हैं, जो आज आप ये गैजेट यूज करके हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके जन्मदाता राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे। जब ये कहा गया था कि जिस वक्त यहाँ पर ये ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम आएंगे और इस तरीके के आएंगे, तो खेतों में ट्रैक्टर चलाने के लिए एक जगह टावर लगा के 8 ट्रैक्टर
कंट्रोल किए जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि इसका मतलब 7 लोग बेकार हो जाएंगे। अच्छा, कांग्रेस आलाकमान इस बात का प्रचार क्यों नहीं कर पाती है अपने भाषणों में? देखिए, ऐसा होता है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, ये अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। ये कांग्रेस के नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और संगठन के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है। मैं भी उसमें आता हूं कि हम पूरे 5 साल बाद जब चुनाव आता है तो हम 5 साल तक जनता के बीच में आदर्श सरकार चलाने के तौर तरीके, क्या नीतियां और किन बातों की तवज्जो दिए जाने के तरीकों पर हम जनता को अपने से जोड़ें। तो गलती खाली उन नेताओं की नहीं है कि मुख्यमंत्री बन गए। भाई, जिस वक्त चुनाव आएगा उस वक्त तो चुनाव उन मुद्दों पर लड़ा जाता है कि दूसरी पार्टी क्या कह रही है, हम क्या कह रहे हैं, उसके गलत बहकावे में जनता ना आए, हम सही बात कह रहे हैं उसको जनता के दिल में हम पहुंचा ले जाए, समझा ले जाए। तो ये टाइम बहुत कम होता है, नंबर 1। दूसरा, आज आपके जरिए एक बात करने में मैं आपके जरिए नेशनल गवर्नमेंट से और इलेक्शन कमीशन से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पूरे देश में जिलों में बटा हुआ है, पूरा देश जिलों में बटा हुआ है। जिले मिलकर कमिश्नर बनते हैं, मंडल बनते हैं, मंडल मिलकर स्टेट बनते हैं। तो जिले का एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता है? जिले का एडमिनिस्ट्रेशन जिले के सारे अधिकारी चलाते हैं, जिसमें एजुकेशन का हो या लाइन ऑर्डर का हो या मेडिकल का हो या ट्रांसपोर्ट का हो या जुडिशरी का हो, हर चीज डिस्ट्रिक्ट लेवल की है। तो क्यों नहीं एक साथ पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन होते हैं? अगर हमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की मशीनरी डिस्ट्रिक्ट ही में यूज करना है तो पोलिंग एक दिन क्यों नहीं होती, वोटिंग एक दिन क्यों नहीं होती, और वोटिंग एक दिन क्यों नहीं कराई जा सकती? हमारा ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं तो चीफ मिनिस्टर वगैरह से ये बात मैंने चिट्ठी भी लिखी है और मैं इस बात पर इसरार करता हूं कि हिंदुस्तान में पूरे देश में अगर एक साथ पूरे सारे जिलों में चुनाव होगा तो गड़बड़ी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि एक ही वक्त में पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारे लोग वोट डालेंगे। दूसरे, ये बहुत सी मशीनें जिन पर विश्वास नहीं होता है, और जिस देश ने उसको बनाया उस देश का भी उस पर विश्वास नहीं है। जापान ने ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बनाई, जो इलेक्ट्रिक क्या नाम है, वोटिंग मशीन, ईवीएम, और खुद अपने यहाँ वो ईवीएम से चुनाव नहीं कराते। तो इसका मतलब ये कि उनको 100% उस पर यकीन नहीं है। तो जब 100% उनको यकीन नहीं है, जनसंख्या का भी वजह है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति से अगर देखा जाए तो जापान बहुत छोटा है। जापान छोटा है तो उनको मशीनें कम जरूरत पड़ेगी। हमारा देश ज्यादा है, हमारे यहाँ जिले ज्यादा है, हमारे यहाँ सूबे ज्यादा है, तो हमारे यहाँ अधिकारी, जिम्मेदार, बोलने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले भी तो ज्यादा हैं। विपक्ष शायद कमजोर है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये गलत कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। हमें आप ये बता दीजिए कि लखनऊ में कभी, अगर लखनऊ हो या कोई जिला हो, अगर वहां कम्युनल राइट होता है तो कम्युनल राइट वहां का डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी अगर कंट्रोल नहीं कर सकता तो क्यों नहीं ये होता कि पहले डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जाए? जिम्मेदारी बनती है देना। जब आप मॉनिटर हैं, क्लास का बच्चा मॉनिटर हो, क्लास में बच्चे शोर मचाएं तो टीचर आके सबसे पहले मॉनिटर को टाइट करती है। अधिकार अगर आपके पास है तो कर्तव्य भी है। अधिकार का जब वो चाहते हैं इस्तेमाल करते हैं, और जब नहीं चाहते तो इस्तेमाल नहीं करते। और जहां गलती करते हैं वहां जुडिशियरी मौजूद होती है। मैं वकील हूं पेशे से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक हमें ये आज़ादी है कि हम नियम कायदे के बीच जाकर, नियमावली और कानून के दायरे में रहकर हम किसी भी एक्ट को सही या गलत चैलेंज कर सकते हैं, और हम करते हैं। और हमें वहां से कहीं ना कहीं किसी भी कोर्ट से, हमें अगर लोअर कोर्ट से नहीं मिलती तो अपर कोर्ट से मिलती है, हमें वो उसका फैसला हमारे हक में मिलता है। अच्छा, एक अंतिम सवाल, ये चुनाव हो रहा है, इस चुनाव के परिणाम भी स्वाभाविक तौर पर आएंगे। जीत हार तो क्योंकि अभी ईवीएम में बंद होगी और 4 तारीख का इंतजार मुझे लगता है करना चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी बात को अपनी आला कमान तक पहुंचाएं कि एक समीक्षा जरूर होनी चाहिए चुनाव के बाद कि किस तरीके से, चाहे हम जीते तो किन हालातों में जीते, हारे तो किन हालातों में हारे, तो कुछ ऐसी समीक्षा की कोई व्यवस्था होती है, लेकिन उसमें दिलचस्पी उतनी नहीं होती जितनी टिकट मांगने के वक्त टिकट लेने वाले अपने हक की बात और अपने को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। होना चाहिए हार का भी और जीत का भी। जहां हम कम वोटों से जीते हैं और ज्यादा से जीत सकते थे, वहां क्यों नहीं जीते? जहां हम हारे हैं और वहां हमारा मार्जिन मनी बहुत कम हारे हैं,
तो जीत क्यों नहीं पाए, और अगर बहुत मार्जिन मनी से हारे हैं तो हमारे संगठन ने क्या किया और हमने कहाँ गलती की, इस पर होना चाहिए। इस पर बहुत कम होता है, लेकिन होता है, वो फॉर्मेलिटी वाला नहीं होना चाहिए, फॉर्मेलिटी वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक जुडिशरी पर, इलेक्शन कमीशन पर, गवर्नमेंट पर और प्रचार और वोट कराने पर निष्पक्ष और सही तरीके से एक साथ एक वक्त में वोट नहीं कराई जाएंगे, तब तक मैं नहीं समझता कि बनी हुई सरकार पर 100% सब लोग ये कहें, जो जीत जाएगा, जहां पर मेजॉरिटी आ जाएगी वो कहेगा हम जीत गए ईमानदारी से, और जो हार जाएगा वो ये कहेगा साहब हमारे साथ धोखा हुआ। ये नहीं होना चाहिए। पिछले 10 साल के कार्यकाल और यहाँ के 6 साल के कार्यकाल पर कोई टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जितना कहा उतना उसके बिल्कुल उल्टा किया, कुछ भी नहीं किया। देश में तरक्की नहीं हुई, जो तरक्की हुई वो 2 उद्योगपतियों की हुई, सब कुछ उन्हीं को सौंप दिया, और सब कुछ क्यों सौंप दिया, ये इसका कोई उनके पास भी ये सड़कें बनी हैं, इसको विकास मानते हैं? नहीं। देखिए, विकास, ये सड़कें बनती हैं, बनवाई किसने है, उसके पीछे क्या है ये तो सोचिए। अच्छा, वो चीज क्यों बनती है जो वो चाहते हैं, वो चीज क्यों नहीं रुकती जो पब्लिक के लिए और देश के लिए नुकसानदेह, वो क्यों नहीं रुकती? उत्तर प्रदेश के लोग, आप हमें बताइए कि वहां कितना ड्रग आई, कौन सा स्थान है गुजरात में 8 मरतबा या 7 मरतबा ड्रग पकड़ी गई। अब वो जिस एयरपोर्ट पर पकड़ी गई वो किसको सौंपा गया, और वहां अगर सौंपा गया तो 1 बार धोखा, 2 बार धोखा, 3 बार धोखा, 8 बार क्यों? फिर उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं? फिर हमारी जो रेल की सर्विसेज पूरे हिंदुस्तान की है वो सबसे नंबर 1 पर थी, उसको क्यों दे दिया? हमें तो सीधे सीधे लगता है कि प्राइवेटाइजेशन उतना अच्छा नहीं है जितना सरकारी औद्योगिकरण और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते थे वो हमेशा अच्छे रहते थे। उनमें जवाबदेही के अलावा ट्रांसफर होता था, यहां तो कोई ट्रांसफर, यहां तो मालिकाना हक है। तो मेरे ख्याल से जो है, अब आप झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। आप जब देश के प्रधानमंत्री बनने के करीब आए थे तो उससे पहले क्या तकरीर होती थी कि 35 रुपए डीजल हो जाएगा, सोना सस्ता हो जाएगा, बिजली सस्ती हो जाएगी। कौन सी चीज सस्ती हुई? गैस का सिलेंडर 400 की जगह 1400 रुपए हो गया। सोना आज किस दामों पर है ये आप भी जानते हैं। जितना भी महंगाई बढ़ी है वो इस 10 सालों में कितने % बढ़ी है? तो इसका भी कोई हिसाब, सवाल पूछने वाला और जवाब देने वाला और उसको कटहरे में खड़ा करने वाला होना चाहिए। और इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो चीजें आए कि जनता उनको देखकर समझकर ये समझे कि गोरा कौन है और काला कौन है। देखो भाई, संगठन में होती है शक्ति, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोकतंत्र जो है वो हिंदुस्तान में इसलिए जिंदा है कि विपक्ष को अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी है, खुली आज़ादी है। इसलिए मेरी बगल में बैठे हुए आबिद साहब अपनी बात को पूरी तन्मयता के साथ कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के धरातल पर जाने की वजह कहीं ना कहीं पार्टी के वो बड़े नेता रहे हैं जिन्होंने समीक्षा की, लेकिन वो अपने उन कल पुर्जों को नहीं समझ पा रहे जो वास्तव में संगठन को मजबूत करते हैं, चुनाव लड़ाते हैं। इसलिए संगठन को दुरुस्त करना है तो ऐसे जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको आगे लाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। नमस्कार। शुक्रिया आपका बहुत।